आज के सम्मानित अध्यक्ष श्रद्धेय आचार्य गंगाधर पांडे जी, जिनकी रचना को हम सब लोग यहाँ पर इसका उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे सफल रचनाकार श्री कमल किशोर भावुक जी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, लखनऊ जी के नाम का पर्याय बन चुका है। ऐसे साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, गजल के लिए अपना एक अलग नाम शोहरत रखने वाले आदरणीय श्री राजेंद्र तिवारी जी, और जिनके सफल संचालन को हम सब सुन रहे थे। मैं पहले अधिवक्ता के रूप में जानता था, आज मैंने वक्ता के रूप में जाना, और वक्ता में भी मैंने एक साहित्य अनुरागी वक्ता के रूप में जिसको जाना, ऐसे आदरणीय श्री जी के सिन्हा साहब, वाणी वंदना जिन्होंने की श्री रवि अवस्थी जी। साहित्य का जो अनुराग कमल किशोर जी में जागृत हुआ, उसके पीछे की तमाम बड़ी टीम है। तो मैं अलग अलग नाम लूंगा तो काफी समय लगेगा। आदरणीय पर्यटक जी, राजनीतिक क्षेत्र से आए सुरेश अस्थाना जी, वाहिद जी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय सुभाष सिंह जी, जगदीश चतुर्वेदी जी, और तमाम उर्दन्य साहित्य प्रेमी कविगण और माताओं बहनों, मंच पर जिस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं हमारे वंशजन, उनको देखकर तो यही लगता है कि इस हिंदी संस्थान में आज जो काव्य की और गद्य की धारा प्रवाहित होगी, उससे निश्चित रूप से हिंदी संस्थान भी अपने आप में गौरव महसूस करेगा। मैं कमल किशोर जी से बहुत ज्यादा परिचित नहीं था। आदरणीय पर्यटक जी ने इनका परिचय मुझसे कराया और कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मैं इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना था, लेकिन फिर भी जब पर्यटक जी का आग्रह था तो मैं जरूर आऊंगा। फिर आने के बाद जो आनंद आया, जो रचना को देखकर जो मन में आह्लादन का भाव जागृत हुआ, वो निश्चित रूप में ये देखकर कि गजल को मैं हमेशा से विभिन्न किताब देखी नहीं थी, आपके भी मंच पर बैठे बैठे देखा। मैं गजल को यही समझता था कि उर्दू की शायरी होगी, उर्दू के शब्द और कहीं कहीं हिंदी के शब्द होंगे, और उनका प्रयोग करके सामाजिक ताना बाना जो भी है उसमें कुछ न कुछ रचनाएं होंगी। लेकिन मैंने बिल्कुल भिन्न पाया, और भिन्न क्या पाया, मैंने संभवतः हिंदी में पहली बार जो शुद्ध हिंदी के शब्द है, हालांकि उर्दू से हिंदी का कोई भेद नहीं है, बड़ी बहन और छोटी बहन का संबंध है, लेकिन जब हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हिंदी के शब्दों का जिस प्रकार से तारतम्यता के साथ में प्रदर्शन एक गजल के रूप में किया है, निश्चित रूप में कमल किशोर भावुक जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उनका उतना कम है। मैं सोच रहा था कि आपने इसका शीर्षक सन्नाटे में सरगम कैसे रखा, क्योंकि सरगम का मतलब ही है स्वरों की तारतम्यता। स्वरों का तालमेल नहीं होगा तो सरगम कहां से होगी। फिर मैंने सोचा कि समुद्र में सन्नाटा होता है, तो समुद्र में सन्नाटे के बाद में तूफान होता है, तो इनकी कविता का, इनकी रचना का जो तूफान था, वो इनके शीर्षक को पढ़ने के बाद में जो पहला प्रश्न हम पत्र का पेज खोलते हैं, तो इस तूफान का आगाज पहले से हो जाता है। आपने हर रचना में कुछ न कुछ नयापन दिखाया है। हालांकि एक रचना दूसरी रचना से बहुत ज्यादा संदर्भित होगी ऐसा नहीं है, लेकिन हर रचना में एक अपना अलग महत्व है। और मैं कुछ चीजों को तो मुझे विशेष इसमें देखने को मिला, वो विभिन्न सामाजिक ताने बाने से बनकर मिलकर बनता है। लेकिन आपने गजल में जो नया रूप दिया, जगह जगह पर आपने एक जगह पे कहा कि आंसू की भी एक अलग अपनी ही भाषा होती है, पीड़ाओं के गूंगे स्वर है अपनी राम कहानी में। निश्चित रूप में मुझको लगता है कि एक कवि
का जो चिंतन भाव है कहीं ना कहीं छोटी हो जाता है, कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है, कहीं ना कहीं चिंतनशील हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उससे इस प्रकार से व्यतीत होता है कि उसकी रचनाएं अपने आप होने लगती है। हालांकि मुझे नहीं लगा कि भावुक जी का जो परिवार और माता पिता के प्रति प्रेम और फिर श्रीमती जी के द्वारा दोबारा पहनाया गया हार मैंने देखा, तो निश्चित रूप में मुझे जयमाल कार्यक्रम अच्छा भी लगा और प्रेरणा भी प्राप्त हुई। लेकिन अभी तक तो मैं यही कहता कि सभी सोचते दिनेश क्यों ना पहनते हार, अरे हमें जीत स्वीकार की क्यों स्वीकार हार। हम तो यही सोचते थे कि चुनाव के बाद में ये चीज रहेगा, लेकिन मुझे भावुक जी की भावुकता को देखकर ये निश्चित रूप में लगा कि आपने समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं से संघर्ष किया होगा। आपने अपने आत्मकथ्य में एक जो शब्द लिखा, उस शब्द ने मुझे बड़ा प्रेरित किया और बड़ा आत्ममंथन के लिए मजबूर किया। आप एक माँ का वर्णन करते हुए अपने आत्मकथ्य में लिखते हैं कि 5 रुपए का भुट्टा लेकर माँ बाजार में बेचती है और अपने बच्चों के सपनों को संजोए रखने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाओं को अपने सारे बासंती सालों को वर्षों को भूल जाती है और अपने बच्चे के स्वर्णिम भविष्य में अपने आप को तल्लीन कर देती है। मुझे समाज का ये चिंतन भाव जो लगा, मुझे इसमें निश्चित रूप में मैं सोच रहा था कि हर कवि के आगे कुछ ना कुछ लिखा उपशीर्षक होता है, लेकिन कमल किशोर जी की जिंदगी पर क्यों भावुक लगा, मुझको लगा इन समाज की व्यवस्थाओं ने और अंतर संबंधों ने व्यक्ति के इनको जरूर से भावुक बनाया था, इसलिए भावुक जो उपशीर्षक है वो सार्थक बनता है। और भाषा जो वो भाव था कभी कभी मुझे भी मिला देता है। मैं देखता हूँ आज समाज का जो बदला हुआ स्वरूप है कि जब समाज में तरह तरह के लोग आते हैं और आंग्ल भाषा का प्रयोग और अंग्रेजियत का प्रभाव बढ़ता जाता है, हमारे इस भारतीय दर्शन और चित्रण में जब अंग्रेजियत हावी होने लगती है तो वो भाव कैसे होते हैं और उसमें माँ का स्थान मैं कभी कभी देखता हूँ कि आज का जो आधुनिक परिवेश में माँ का जो और पिता का जो स्थान बदलता जाता है, उस चीज को मैंने इनके काव्य रचना में भी और इनके आत्मकथन में भी मैंने इसको पाया कि आज एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, खुद भूखी रहती है, एक पिता 4 बच्चों के लिए अपने फीस को जमा करने के लिए साइकिल पर चलता है, कपड़े खराब पहनता है, विभिन्न प्रकार की व्यथाओं को गुजरते हुए और सहते हुए वो अपना जीवन यापन करता है, सपना सजोना चाहता है, संतान को अच्छा बनाना चाहता है, 4 संतान को पालता है और 4 संतान को पालने के बाद में सारे सपने जब उसके साकार होते हैं और बड़ा होकर एक अपनी अलग हैसियत कर लेता है, तो वो 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते, 4 बच्चे मिलकर एक पिता को नहीं पाल पाते। वो कौन सा चित्रण है कवि का जो वेदना, मन की जो वेदनाएं हैं कहीं ना कहीं उनसे संबंधित होती हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से ये आपने रचनाओं की तारतम्यता देखी है, उसमें एक कविता जो आपने लिखा, एक गजल यही जिसको मैं बोलूंगा, कंठ जल में गड़ा है, गड़ा पर मुस्कुराता है कमल, तब कहीं संसार को इतना लुभाता है कमल। आपने पहले कहा था हाथी, हमने कमल का जिक्र कर दिया, लेकिन वो कमल नहीं, मैंने तो अपने वाले कमल को कहा है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में समाज की गरीबी के परिवेश में रहते हुए, तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए जिस प्रकार से इस कमल कविता रूपी कमल को खिलाया है, मैं उनको फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और एक चीज मुझे जो लगती है उसको मैं जरूर हर जगह पर उसका जिक्र करता हूँ, उसको मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आपने ये लिखा कि यार गरीबी डायन है, हृदय कंठ का गायन है, छनकर आती यादें जिससे बीता कल वातायन है, आघातों का आंदोलन प्रेरक प्राण प्रदायन है, जिंदा हूं तो जहमत है, मरना मगर पलायन है, वंशज अग्नि ऋचाओं का आंसू नहीं रसायन है। एक अजीब सा वेदना लेकर के आप आते हैं और हर शब्द में आपने कहीं कहीं शिक्षा भी देने का काम किया। आज कवि लिखता है, कवि लिखने के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी सामाजिक परिवेश से, कहीं व्यक्तिगत जो किसी के प्रति लगाव है उससे वो प्रभावित हो जाता है। उसमें उन्होंने जो कलम धर्मा लोग हैं उनके लिए एक लाइन लिखा, उसको उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। अरे सुन ओ कलम धर्मा, जरा ये बात लिख देना,
मचलती आग के अनुराग पे बरसात लिख देना, कलम के तुम सिपाही कवि, तुम्हारा सत्य से नाता, जहां जैसे दिखे तुमको सही हालात लिख देना। आज कोई सही हालात नहीं लिखता। कवि का काम है समाज का एक चित्रण करना, दर्पण करना, सत्य से उसे परिचित कराना। और वास्तव में इसी से अगर कोई भटक जाता है तो मैं समझता हूं श्रेष्ठ रचनाओं के बावजूद वो कवि के स्थान पर नहीं होता। मुझे स्मरण आता है ये चीज कि अगर नदी में या समुद्र में कोई नाव हो और नाव में पानी भर जाए तो क्या होगा। और अगर व्यक्ति में किसी प्रकार से ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आ जाए तो क्या होगा। तो मुझे वही चीज कहना है, अगर नाव में पानी ज्यादा आ जाए और पानी नाव से नहीं निकाले तो नाव पानी में डूब जाएगी। इसलिए करना क्या चाहिए, नाव में से पानी को बराबर उलिझते रहना चाहिए। अगर नाव में पानी आ जाए, घर में जरूरत से ज्यादा दौलत आ जाए तो समाज के अच्छे कार्यों में उसे बांटते रहना चाहिए। और अगर जरूरत से ज्यादा व्यक्ति के मन में ज्ञान आ जाए तो मैं समझता हूं इसी प्रकार की रचनाओं को लिखते रहना चाहिए, समाज के ज्ञान को बांटते रहना। जो कमल किशोर भावुक जी का जो भावुकता पूर्वक सन्नाटे में सरगम था, मैं समझता हूं कि सन्नाटा टूट चुका है और आप सब लोग इनकी तमाम रचनाओं को सुन चुके हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि काव्य जगत का सन्नाटा समाप्त हो। इस देश में जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार है उसे भी समाप्त करने में इस काव्य का जो एक संसार है वो अपनी महती योगदान को सुनिश्चित करे, ये मेरी शुभकामना है। आप सबने मुझे अवसर दिया और मुझे तो ऐसे बड़े लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिला। मैं तो सोच रहा था पहले से ही, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आदरणीय गंगा रत्न पांडे जी का नाम आया। तो मैंने कहा कि आज के जमाने में शायद कोई ये नाम भी ना रखना पाए, ये स्थान तो दूर है। गंगा तो अपने आप में रत्न है। गंगा माता, गौ माता, भारत माता, 3 माताओं का त्रिकोण ये भारतवर्ष है। उसमें गंगा की पवित्रता की कोई वर्णन, कोई सीमा नहीं है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में गंगा रत्न पांडे जी का एक अलग स्थान है। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। गोपाल जी, आदरणीय योगेश प्रवीण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी अभी पुस्तक का भी 2 पुस्तकों का मैंने लोकार्पण किया। और आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी का से हम सब परिचित है। देश के तमाम जो चुने हुए लोग उनमें इनका स्थान है। अभी गोपाल जी कह रहे थे कि आप पिछले लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे तो जुकाम था। मैं आपको बताऊं आज भी आया तो मुझे जुकाम है, लेकिन पहले में और आज में अंतर है। आज किसी कविताओं को सुना मुझको लग रहा है मेरा जुकाम समाप्त हो गया।